तो नमस्ते, सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? बताइए एक बार। आवाज़ ठीक आ रही है क्या? बताओ बच्चों, एक बार आवाज़ ठीक आ रही है क्या? रोहित, नमस्ते भाई। नमस्ते मोहित जी। राधे राधे पीयूष भाई। जोशी जी नमस्ते। सारी भाई नमस्ते। राधे गीतांजलि। राधे राधे। चलिए, एक बार ये बताइए कि हमने पिछली क्लास में ग्रुप जो डी हमारा था, ब्लॉक डी जो था हमारा, क्या हमने पढ़ लिया है क्या? एक बार बताइए तो, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। क्या हमने ब्लॉक डी पढ़ लिया है क्या? ब्लॉक डी के बारे में बताइए। बच्चों, आवाज़ आ रही है क्या आपको? आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? आयोडीन तक हो गया था। अच्छा। अच्छा, जीरो ग्रुप भी नहीं हुआ है क्या अभी? अरे अरे, अच्छा ठीक है, मुझे तो लगा कि आज ग्रुप ये ठीक होना। ठीक है ठीक है। मुझे तो लगा कि आज जो है आपका आयोडीन और एस्टेनिन। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ग्रुप 17 तक हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कोई नहीं, आज हम लोग 18th ग्रुप करेंगे। मुझे तो लगा कि हम लोग उसको कर गए हैं। तो हम लोग आज 18th ग्रुप पढ़ेंगे। 18वां ग्रुप आज हम लोग पढ़ेंगे, 18th ग्रुप पढ़ेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ठीक बोलेंगे, ठीक आवाज आएगी। बच्चे एक मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ ना। एक बार चेक कर रहा हूँ। एक बार चेक कर रहा हूँ मैं। चलिए। ठीक है, समझ गया समझ गया। हाँ, समझ गया। चलिए, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ पढ़ाना शुरू करता हूँ, है ना? तो एक दो बच्चे कह रहे थे कि आज हमारी पहली क्लास है। तो पहली क्लास है भाई, तो समझने की कोशिश करना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाने की। और आप भी समझने की कोशिश करना। और पीछे से जो आपके क्लासेस हैं उनको एक डेढ़ गुना की स्पीड पर, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो उसको लाइव में तो ये सहूलियत नहीं होती कि आप डेढ़ गुना दो गुना कर लोगे। लेकिन वहाँ ये सहूलियत आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड में। आप उसको एक डेढ़ गुना कर पे देखोगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आंचल मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चे, मैं गीतांजलि बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। आ जाएगा भाई चंदन, अभी आवाज आ जाएगी, एक मिनट तो रुको। आ जाएगी भाई, सब अब आ जाएगी। पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो आवाज आ जाएगी, चिंता ना करो। चलिए, अब हम लोग 18th ग्रुप पर चलते हैं। आज की क्लास हमारी 18th ग्रुप पर, और कल की क्लास हमारी डी ब्लॉक पर। और फिर हम लोग मेटल और नॉन मेटल पर चलेंगे। अब शांति से सुनिए, बस कुछ मत लिखिए। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। बस चुप होकर सुनिए, ठीक है? अच्छा सर, ये जो 18th ग्रुप है ना, 18th ग्रुप है, इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। इसे जीरो ग्रुप कहा जाता है। जीरो ग्रुप का मतलब है हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
हाँ, उसको विद्या एफ ब्लॉक को बाद में देखें, अब मेरे को तुम पढ़ाने दो, है ना। थोड़ी देर शांति रखो, ठंड रखो, मेरे को पढ़ाने दो। इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। और इसके साथ साथ इसमें पाई जाने वाली जो गैसें हैं, इसमें एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसमें सारी के सारे जो हैं नोबेल ग्रुप भी कहते हैं। हाँ, नोबेल ग्रुप भी इसी को बोलते हैं भाई, नोबेल ग्रुप भी इसी को बोलते हैं। तो इसी को बोलेंगे जीरो ग्रुप, इसी को बोलेंगे नोबेल ग्रुप। नोबेल ग्रुप, नोबेल ग्रुप मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट समूह कहते हैं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब ये होता है, अब जो पुराने बच्चे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो जो है वैसे देखेंगे। आप सुनोगे नहीं, मैं कह रहा हूं, चुप हो जाओ, अब लिखो मत कुछ भी, सब बाद में देखना। तो जो आपका एटम होता है, उस एटम के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं। और वो जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन इन इन एटम में या इन एलिमेंट में होते हैं। इसी वजह से ये दूसरे किसी एटम के साथ, दूसरे किसी तत्व के साथ रिएक्शन करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं या रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इन्हें उत्कृष्ट ग्रुप कहते हैं। सर, इसको ऐसा मान के चलें कि एक आदमी है, उसकी नौकरी लग गई है, शादी ब्याह हो गया है, बच्चे हो गए हैं, माता पिता सब खुश हैं, संसार परिवार सब खुश है। वो क्यों ताका झाकी किसी से करेगा? वो क्यों किसी के साथ ताका झाकी करेगा? क्यों इधर करेगा, क्यों उधर करेगा? तो ये ऐसी स्थिति है कि जिसका अपना पेट भर गया है, अपना पेट ही नहीं, अपना मन भी भरा हुआ है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट ग्रुप कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, ये न्यूक्लियर जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन जितनी कक्षा में होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उतनी कक्षा में हैं। इसी वजह से इन्हें उत्कृष्ट ग्रुप कह रहे हैं। ठीक है सर। फिर अगली बात होती है कि क्योंकि इसमें सभी गैसें हैं, इस वर्ग में पेन बदल लें, चुपचाप होके सुनो अब ध्यान से, कमर सीधी करके। इस वर्ग में अब केमिस्ट्री बिल्कुल अपने जुनून पे आ गई है। इस वर्ग में सभी गैसें हैं, सभी तत्व गैसें हैं। इस वर्ग में सभी तत्व गैसें हैं। ऑल एलिमेंट्स आर इन दिस ग्रुप, आर इन दिस ग्रुप गैसेज। और गैसेज, सभी गैसें हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? इनको अक्रिय गैसें बोलते हैं। अक्रिय गैसें, या इसी को नोबेल गैस बोला जाता है। अक्रिय गैसें या नोबेल गैस बोला जाता है। ठीक है, अक्रिय गैसें नोबेल गैस बोला जाता है। सुनो ध्यान से, चुपचाप हो गए। अक्रिय गैसें नोबेल गैसें कहा जाता है। अच्छा सर, अब यहां से हम पहला लेंगे। मैंने क्या रटवाया था आपको? मैंने ऐसे बताया था, हीना, नीना, हीना, नीना और कैटरीना। हीना, नीना और कैटरीना। जीरोक्स है, रीना, रीना। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन। हीना, नीना और कैटरीना, जीरोक्स है, रीना। ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं अब हीलियम पे आता हूँ, हीलियम पे आता हूँ। ठीक है, तो पहला हम लोग पहला लिखेंगे क्या? हीलियम लिखें। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, वो शांति से तमाशे की तरह तमाशा देखें, देखें कि क्या आनंद आता है, आनंद नहीं आता। उसके बाद अपनी को राय बनाए, तब देखें। चलो जी, पहला हम लिखेंगे इसमें वर्ग हीलियम। हीलियम, हीलियम लिखेंगे, पहला वर्ग लिखेंगे हीलियम। ठीक है सर, हीलियम पे आए। कोई जरूरत नहीं है आयोडीन का, नहीं हो कोई जरूरत नहीं है आयोडीन का और बोरोन का लिखने की। जो काम की बातें हैं उनको लिखना है भाई, उनको लिखना है। ठीक है, उनको लिखना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला लिखेंगे, अक्रिय गैसों में सबसे हल्का है। अगर पूछे सबसे हल्का, सबसे हल्का तो हाइड्रोजन। चुपचाप होके सुनो, सबसे हल्का तो हाइड्रोजन। अक्रिय गैसों में, नोबेल गैस में सबसे हल्का, अक्रिय गैसों में सबसे हल्का, अक्रिय गैसों में सबसे हल्का, लाइटेस्ट एलिमेंट इन नोबेल गैसेस। एक तो ये बात होगी, अक्रिय गैसों में सबसे हल्का है। दूसरी बात ये है
कि जब हम लोग सिलेंडर लेते हैं ना, सांस लेने वाले जो सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडरों में हीलियम को मिलाया जाता है, हीलियम को मिलाया जाता है, हीलियम को मिलाया जाता है। अगर सवाल पूछे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ही तो हो रहा है, कृत्रिम, भाई एक सांस तो हम ले रहे हैं, ऐसे तो प्रकृति दे रही है। एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है जो हम सिलेंडर के माध्यम से कर रहे हैं। तो सिलेंडर के माध्यम से जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे ही हम कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो क्या कहेंगे, यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि हल्का है, हल्का है तो हल्का है तो इसे एरोप्लेन के जो पहिए होते हैं, हवाओं के जो पहिए, मतलब वायुयानों के जो पहिए होते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। लिखो इस बात को, हल्का होने की वजह से वायुयानों के पहियों, पहियों में प्रयोग, यूज इन, यूज इन, पहिए कहेंगे, वो कहेंगे ट्यूब टायर, के टायरों में प्रयोग, टायर लिख लो, यूज इन एरोप्लेन्स। बच्चों मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो नए बच्चे ये कहेंगे टायर्स। ठीक है, इसमें यूज करते हैं। डीप फ्रीजिंग में भी इसी का यूज करते हैं भाई, डीप फ्रीजिंग में भी इसका बताएंगे अभी क्यों करते हैं। इसके बॉइल, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण। अगली बात, यहाँ से आगे चलेंगे। तो हीलियम की बात है, वायु ने पहियों, ओहो मिट गया, पहियों प्रयोग। फिर अगला लिखें, अगला लिखें, तो मौसम की जानकारी वाले गुब्बारों में प्रयोग, गुब्बारों में प्रयोग, क्योंकि ऊपर गुब्बारे में इसको भर देंगे, गुब्बारे में इसको भर देंगे। हाँ भाई, नाइट्रोजन भी होती है मेरे भाई अंकित भाई, ये भी होती है। तो इसको जो है मौसम की जानकारी गुब्बारे में भरेंगे और इसको ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि ये हल्का है, हमारे एटमॉस्फेयर में हल्की गैस है। तो जब इसको ऊपर छोड़ेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, तो ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा कि ऊपर से सेंस करेगा, हल्का है, हल्का है तो हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके आसपास के मौसम की जानकारी लेगा। तो क्या कहेंगे, यूज्ड इन बैलून्स, और कहेंगे वेदर इंफॉर्मेशन, जो वेदर इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। ठीक है, अगला लिखना है रिएक्टर में, जो ये बच्चे पूछ रहे था, अभी कोई भाई पूछ रहा था कि डीप फ्रीजर में। तो जो आपका रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है कि आपने यूरेनियम, आपका एक एलिमेंट है, यूरेनियम को आपने, उससे आप ऊर्जा बना रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो उसमें से कितनी हीट निकलती होगी, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो वो हीट उस भट्टी की दीवारों को ना खराब कर दे, उस भट्टी की दीवारों को ना तोड़ दे। तो उस भट्टी की दीवारों को ना तोड़ने की वजह से आसपास उसमें हीलियम गैस भर दी जाती है, क्योंकि इसका उसमें मान, जो इसके गर्म होने की जो क्षमता है, गर्म होने की जो ताकत है बहुत कम है, बहुत देर में गर्म होती है, इसलिए ठंडा रखती है।
इसको ठीक ऐसा ही मान के चलेंगे जैसा गाड़ी में रेडिएटर होता है ना, रेडिएटर में हम पानी भरते हैं, तुमने वो अपने आसपास जुगाड़ देखा होगा, तो जुगाड़ वाला पानी भरता रहता है, लगातार रेडिएटर में पानी भरता रहता है, इसलिए ताकि इंजन ठंडा रहे। यही काम न्यूक्लियर रिएक्टर में हीलियम करता है। और मेरे भाई कह रहे हैं प्रशांत एक बार दोबारा बता दो। भाई ऐसा है कि तुम यहां हो प्रशांत, तुम यहां अर्थ पर हो, अर्थ पर हो, यहां से तुमने गुब्बारा छोड़ा ऊपर, तो अगर ये हल्की गैस का भरा हुआ गुब्बारा होगा तभी तो ऊपर जाएगा, अगर ये भारी गैस होगी तो क्यों जाएगा, नीचे नहीं रहेगा, ऊपर जाएगा। तो इसमें सेंसर लगे हुए होंगे, ऊपर सेंसर, और ये सेंस करेंगे आसपास ह्यूमिडिटी कितनी है, आसपास की एयर की जो है वो है स्पीड कितनी है, ये सब जानकारी लेगा। ठीक है, चलिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय भट्टियों में, शांति के साथ समझना है, नाभिकीय भट्टियों में प्रशीतक के रूप में, क्योंकि ठंडा करता है उनको, प्रशीतक के रूप में प्रयोग, नाभिकीय भट्टियों में प्रशीतक के रूप में प्रयोग। तो यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज कूलेंट, कूलेंट के रूप में, ठंडा करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वेदर की स्पेलिंग, वेदर की भाई WEATHER, ये होनी चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा ठीक कर लेना भाई, ये होनी चाहिए। एक बात ये हो गई। और फिर एक और यूज होता है इसका पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। आपने पीछे पढ़ा था ना कि पूरे के पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोजन था। दूसरे नंबर पर कौन सा मिलता है, दूसरे नंबर पर हीलियम मिलता है, दूसरे नंबर पर हीलियम मिलता है। तो क्या लिखना है, ब्रह्मांड में दूसरे दूसरा सर्वाधिक, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला तत्व, दूसरा सर्वाधिक मिलने वाला तत्व, सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। पहला कौन सा है, पहला हाइड्रोजन है, पीछे आप पढ़ के आए थे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, तुम्हें ये पता लग गया ना यार, मैं और अच्छे से लिख देता हूँ भैया, लोग क्यों परेशान हो रहे हो मेरे भाई, कोई बात नहीं, और अच्छे से। ये बैलून तो समझ में आ रहा है, यूज इन बैलून, वेदर इंफॉर्मेशन। कोई कह रहा है पीपीटी से पढ़ाओ, भाई एक दिन पीपीटी से पढ़ाने लगूंगा, अगले दिन कहोगे लिख के पढ़ाओ, कोई बात नहीं भाई। ये लो, प्रशीतक के रूप में प्रयोग, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में प्रयोग होता है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है वो 71% सूरज में अगर देखेंगे 71% मिलता है, और सन में जो हीलियम होता है वो 27% मिलता है, सन में जो 20% मिलता है। ठीक है, मौसम की जानकारी वाले गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है, और यूज इन बैलून वेदर इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इसको लिखो एक बार, फिर आगे चलता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ये हो गई किसके बारे में बात, ये आपकी हीलियम के बारे में बात हो गई। अब हम लोग नियोन की बात करेंगे, नियोन की बात करेंगे। चलिए, थोड़ा भाई शांति से पढ़ोगे तो ठीक लगेगा, है ना, वरना मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तुम शांति से पढ़ो चाहे अशांति से पढ़ो, पढ़ना तो आपको है ही। नियोन ठीक से पढ़ोगे तो मुझे भी पढ़ाने में ठीक लगेगा, मैं भी अपना कर्तव्य ढंग से पूरा कर पाऊंगा। नियोन बेस है। ठीक है सर, हीना, नीना और कैटरीना, तो ये तो सही बात है कि नियोन जो है, नियोन जो है, ये तो अच्छी बात है कि नियोन एक अक्रिय गैस है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप अक्रिय है। ठीक है। अच्छा, नियोन बल्ब होते हैं, तुमने शादी ब्याह में देखा होगा कि भाई उसको, जैसे मान लेते हैं किसी किसी आदमी की शादी है, आदमी की ही होगी शादी, मान लो किसी जिसकी भी शादी है, और उस आदमी का नाम ऐसे है,
ऐसे उसका नाम जो है कुछ भी है, एक्स वाई जेड उसका नाम है, ठीक है। तो उसको ऐसे बल्ब होते हैं, बल्ब होते हैं। तो उस बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं ना तो चमकती है, नियोन गैस चमकती है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद ये लाल रंग देती है, लाल रंग देती है। इसीलिए इसका प्रयोग जो करते हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, उसमें नियोन बल्ब का यूज करते हैं। अगर कहीं खतरे की जगह है, कहीं पर खतरे की जगह है, तो उस खतरे की जगह पर भी हम लोग नियोन गैस का ही प्रयोग करते हैं, संकेत बताने के लिए, सजावट करने के लिए। कई जगहों पर आपने देखा होगा, कोचिंग वगैरह में कहीं गए तो कोचिंग का नाम लिखा गया है, कोचिंग का नाम लिखा गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, टेस्टर में लिखा तो ऐसे तरीके से तो लिखो, नियोन बल्ब लिखिए। पहले तो ये लिखो अक्रिय गैस है, अगर कहीं भूल गए तो। अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, नोबेल गैस, एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने पर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने पर लाल रंग की चमक पैदा होती है। इसमें से विद्युत को गुजारने पर लाल रंग की चमक पैदा होती है। पैदा होती होती है। इसीलिए इसका प्रयोग पहला सजावटी बल्बों में, सजावटी बल्बों में। दूसरा, सजावटी बल्बों में विज्ञापन के, विज्ञापन के बल्बों में, विज्ञापन करने के लिए। तीसरा, खतरे के संकेत की जगह, खतरे के संकेत के लिए किया जाता है। खतरे के, इंग्लिश में सब लिखना है भाई। इस गैस में विद्युत, नियोन गैस प्रोड्यूस ए रेड ग्लो, यहां लिख रहा हूं। when electricity when electricity डेकोरेटेड बल्ब, विज्ञापन को क्या कहेंगे, एडवर्टीजमेंट। और क्या कहें, खतरे के संकेत को क्या कहेंगे, कहीं पर भी डेंजर साइन को दिखाने के लिए नियोन गैस का प्रयोग करते हैं। 8 हैं भाई, 8 हैं, 8 हैं। तो हमने देखा कि विद्युत संकेत में, अच्छा एक बात और लिखनी है इसमें, वो छूट गई है, चौथी जगह लगा दो। जैसे वो हवाई जहाज, मैंने तो नहीं देखा उतरता हुआ, आपने कहीं उतरता देखा होगा। तो हवाई जहाज जब पट्टी पर, जिस पट्टी पर उतरता है ना, जिस पट्टी पर उतरता है उस पट्टी में नियोन गैस लगाते ताकि ऊपर से ही ये दिख जाए कि पट्टी यहाँ है, उस पट्टी पर उतारा जा सके। तो वायुयान
कि हवाई पट्टियों में, पट्टियों में, और यानी कि हवाई पट्टियों में। रनवे ऑफ एरोप्लेन। ठीक है जी, ये बात हुई नियोन गैस। कुछ बालकों का अलग ही हिसाब है। नीचे करूं ऊपर का नहीं दिखा, ऊपर करूं नीचे का नहीं दिखा। लो भाई, देखो। ठीक है। ठीक है, चलिए आर्गन पर चलते हैं। आर्गन पर चलते हैं। कोई बात नहीं, चलिए। बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करेंगे ही। बच्चों का काम ही क्या है? फिर आपको बच्चे ही कौन कहेगा ऐसा नहीं करोगे? तो आपको कौन बच्चे कहेगा भाई? हीलियम है, नियोन है, आर्गन पर चलते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों का तो काम ही है। चलिए जी, तीसरा। आर्गन। एक बार स्पेलिंग चेक करना भाई, आर्गन की क्या होगी? आर्गन। अच्छा। अ, ठीक है, एयरप्लेन होगा, भूमि एयरप्लेन होगा। ठीक है। तो अब यहाँ आपको देखना है कि जब आप एटमॉस्फेयर में आप वो देखते हो ना, गैसेस देखते हो, गैसेस का कंपोजिशन देखते हो। जो 11th क्लास के एनसीईआरटी है वहाँ ना, भूगोल के एनसीईआरटी में, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, आ, अब वहाँ आपको एक सारणी मिली हुई है। सारणी का मतलब है वहाँ एक टेबल मिली हुई है। वहाँ लिखा क्या है? 78% तो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और सर 0.09% आर्गन होती है। 0.09% आर्गन होती है। 0.09% आर्गन होती है। ARGON। 0.09% आर्गन होती है। तो ये जो आर्गन होती है, ऐसी पहली एक गैस है आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली। 0.93 है। 0.9 नहीं भाई, एक बार 0.93 है, पूरा लिख लेना। मान लो कई बार बहुत मुश्किल सवाल बनाने के लिए ऐसा दे देता है। तो लिखें पहला। पहला लिखें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। और पेपर का दबाव ऐसा होता है भाई, पेपर में नॉलेज का कम, दबाव का ज्यादा खेल होता है। पेपर में पेपर में नॉलेज का कम भाई, उसका दबाव ज्यादा होता है, प्रेशर का दबाव ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होता है। भाई पट्टी लिखा है, पहिए नहीं लिखा है, पट्टी ही लिखा है भाई। एक बात क्या कह देता हूं तुम यार, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। तो हम क्या देखते हैं, वो पहला ऑप्शन जो देगा ना आपको, पहला ऑप्शन देगा वो आपको नाइट्रोजन देगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, बहुत आसानी से सवाल मिलता है किताबों में, प्रैक्टिस सेट में, कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, जैसे सर्वाधिक मात्रा पढ़ा और पहला ऑप्शन देखा, अरे यार ये तो नाइट्रोजन है, तो पहला ही ऑप्शन लगा दिया। इसलिए थोड़ा क्या करना है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, अक्रिय निष्क्रिय गैस है, तो क्या कहेंगे? मोस्ट अबेंडेंट गैस, मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस इन एटमोसफेयर, इन एटमोसफेयर 0.93%। एक बात तो ये, क्योंकि अक्रिय है। हाँ तो लिख दिया चंदन भाई, ये क्या लिखा है तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? फिर दूसरी बात क्या होती है,
कि क्योंकि अक्रिय है तो इसे बल्ब में भरा जाता है, नाइट्रोजन में भी भरा जाता है, बल्ब में भी भरा जाता है। तो लिखें दूसरी बात, बल्ब में भरा जाता है क्योंकि अक्रिय है। तो जो भीतर जो आपका ये बल्ब होता है, ये जो आपका बल्ब होता है, इस बल्ब में ऐसे एक वायर होता है, टंगस्टन का वायर होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्योंकि यहाँ आर्गन भरी हुई है तो इससे रिएक्शन नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं करेगी तो जल्दी खराब नहीं होगा। फिल्ड इन बल्ब्स, बल्ब में भरा जाता है। नाइट्रोजन भी भरी जाती है, नाइट्रोजन भी भरी जाती है, लेकिन ये भी भरा जाता है। चलिए जी, क्रिप्टोन की कोई खास बात नहीं है। जिनोन और रेडोन के बारे में लिखना, दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं। हाँ भाई ठीक है, एलईडी में भरते हैं, एलईडी में भर लेते हैं, एलईडी में प्लाज्मा नियोन भरते हैं, एलईडी में, एलईडी में नियोन होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब गुजारते हैं तो प्लाज्मा की कंडीशन आ जाती है अंकित कश्यप, प्लाज्मा की स्थिति आ जाती है। तो लिखना है जेनोन और रेडोन। अब ये चैप्टर जैसे पूरा हो जाएगा तो मैं आपको फिर इसके पीवाईक्यू कराऊंगा, जैसे पहले कराता आ रहा था, क्योंकि बड़ा चैप्टर हो गया तो फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व है, और दोनों का उपचार कैंसर के उपचार में करते हैं। यूज जो है कैंसर के उपचार में, कैंसर ट्रीटमेंट में। लीजिए सर, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि मेरा कमेंट दिख रहा है, आपका कमेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब चलते हैं डी ग्रुप पर तेजी से। ठीक है सर, ये पूरा आपका जो है आपका ये पी ग्रुप हो गया, पी ग्रुप हो गया, और अब हम लोग चलेंगे डी ग्रुप पर, और ग्रुप नहीं ब्लॉक पर। एस ब्लॉक हुआ, पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक पर चलेंगे। और ये आपका अंतिम है जो आपको पढ़ना है। मुझे लगता है कि कल ये 15 मिनट का काम होगा, अभी तो मैं इसको पढ़ा ही रहा हूँ, जो कुछ बचेगा वो कल देखेंगे। चलिए डी ब्लॉक पर आते हैं। तो ये कहाँ हैं जो बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं या भूल गए हैं, जिन बच्चों को थोड़ी भूलने का मान लो है शिकायत, वो यहाँ देखेंगे। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है यहाँ, इसको हम देखेंगे। तो हम ये पूरा पी ब्लॉक देख चुके हैं, एस ब्लॉक देख चुके हैं, ये पी ब्लॉक देख चुके हैं, डी ब्लॉक देखना है। यहाँ एफ ब्लॉक है, वो हमें पढ़ना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो इसको एफ कहेंगे, तो ये हमें पढ़ना नहीं है, हमें ये डी ब्लॉक देखना है। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्या होता है, चुपचाप होके सुन लो, किसी एक का नाम लो, फिर जो है अपना गाना बजाना शुरू कर देते हो, तुम क्या पढ़ाई करते हो यार। ठीक है भाई, चलो डी ब्लॉक पे आओ, जैसे बालक हो तुम। पहला लिखना है डी ब्लॉक में, आ, इसको संक्रमण ब्लॉक कहते हैं पहला तो। चलिए वो तो पेपर में नहीं आएगा, खैर पहला हमें लिखना है, इसमें टाइटेनियम लिखना है पहला, बहुत खास है, बहुत ही खास है भाई टाइटेनियम। यूपीएससी में 2000 टाइटेनियम ये पूछा गया था, 2024 में पूछा था, 23 या 24 का सवाल है ये। ठीक है, लिखेंगे इसमें। टाइटेनियम की खास बात क्या है, रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय है भाई, रेडियो सक्रिय है,
रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय। पीछे की क्लास में बताया है कि रेडियो सक्रिय क्या होता है। रेडियो सक्रिय तत्व पीछे की क्लास में बताया है कि रेडियो सक्रिय क्या होता है। टाइटेनियम को ध्यान से सुनना। पहले क्या कहते हैं? पहली बात, टाइटेनियम की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, बहुत ज्यादा होती है। मजबूती बहुत ज्यादा होती है। मजबूती ज्यादा होती है, स्टील से भी कई गुना ज्यादा होती है। स्टील से बहुत मतलब कई गुना ज्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात, हल्का होता है। मजबूत है और हल्का है, लाइट वेट है। तो मजबूत भी है और लाइट वेट भी है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज कहाँ करना है? इसका यूज हम लोग स्पेस के, या तो कहें कि अपने जो युद्ध की सामग्री है, युद्ध सामग्री है, युद्ध सामग्री में, अंतरिक्ष उपकरण में, हल्का है और मजबूत है, तो विमान बनाने में इत्यादि में इसका यूज करते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो दिख रहा है, वो समय आपको दिख रहा है युद्ध का, वो समय आपको दिख रहा है युद्ध का, इसकी स्ट्रेंथ या स्ट्रोंग, आने वाला समय आपको दिख रहा है युद्ध का। तो युद्ध के दिखने की वजह से इसे भविष्य का धातु कहते हैं। इसे भविष्य का धातु कहते हैं। पहले अंग्रेजी में लिख लें। इसे फ्यूचर मेटल कहा जा रहा है। इसे फ्यूचर मेटल के साथ साथ इसी वजह से इसे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। रणनीतिक धातु, स्ट्रेटेजिक मेटल भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मेटल भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मेटल का मतलब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये युद्ध में काम आ रहा है। युद्ध में काम आ रहा है। ये कहाँ काम आ रहा है? विमान बनाने में काम आ रहा है। तो क्या लिखें? फॉर मटेरियल, स्पेस इक्विपमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट। इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। भविष्य की धातु कह रहे हैं। ये बहुत खास है भाई, ये बहुत खास है कि किसको स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, किसको फ्यूचर मेटल कहा जाता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था ना एक दिन, की भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। लोग इसलिए उसको कह रहे हैं भविष्य का ईंधन, भाई हमारे पास इतना पानी है, अगर पानी को हम तोड़ लें, उसमें से हाइड्रोजन निकाल लें, हाइड्रोजन निकाल लें, तो हाइड्रोजन निकालने के बाद उससे अपनी गाड़ी चला लें। ठीक है, तो इसे स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक मेटल भी कह रहे हैं, इसे स्ट्रेटेजिक मेटल भी कह रहे हैं, रणनीतिक धातु कह रहे हैं, भविष्य की धातु कह रहे हैं। ये सारी बातें आपको जो है इसके में काम करनी होगी। अच्छा, एक बात और है टाइटेनियम की, इसमें जंग नहीं लगता। इतनी बड़ी बात है तो जंग तो लगेगा ही नहीं। तो कहीं लिखेंगे जंग लगेगा तो अंतरिक्ष में क्यों यूज करेंगे? जंग प्रतिरोधी है। जंग प्रतिरोधी है, तो बोलते हैं हम लोग रस्ट रेजिस्टेंस है। जंग प्रतिरोधी, रस्ट रेजिस्टेंस। एटमॉस्फेयर में तो हीलियम गैस में उसकी बॉडी होती है, वो एल्यूमिनियम की होती है। हीलियम गैस है ना मैक्सिमम नोबेल गैस में। नहीं, नोबेल गैस में एटमॉस्फेयर में पारुल हीलियम कैसे हो जाएगी? आर्गन होनी चाहिए ना बेटा। हीलियम सबसे ज्यादा नहीं, आर्गन 0.93%, है ना। हाँ, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से आगे चलें। ये पूरा कंप्लीट लिख लिया। टाइटेनियम से ज्वेलरी भी बनता, नहीं नहीं ज्वेलरी नहीं भाई, प्लेटिनम से बनती है ज्वेलरी। ज्वेलरी प्लेटिनम से बनती है।
चलिए अगला लेंगे। टाइटेनियम के बाद हम लोग लेंगे वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम लेते हैं क्योंकि वेनेडियम से कोई सवाल नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए अगली बात। क्रोमियम, ये भी खास है, आगे भी आएगा ये। क्रोमियम मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, एलॉय में, एलॉय के फॉर्मेशन में, एलॉय के फॉर्मेशन में, एलॉय के फॉर्मेशन में इसका यूज करेंगे। स्कैंडियम को नहीं याद रखना है, ठीक है, जो जो खास है वो ध्यान रखना है बच्चे। तो एलॉय फॉर्मेशन क्या बनता है इससे? इससे स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस, वो जो घर में तुम चाकू देखोगे ना, चाकू पे लिखा होगा स्टेनलेस, अपने घर में आज देखना, ठीक है। स्टेनलेस किस क्या क्या मिला के बनता है? क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम प्लस निकेल मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है। क्रोमियम और निकेल मिला के स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है भाई, क्रोमियम। तीसरी बात लें, तो वो था ना संत वी मांगे कार, कार हो गया। और इसके बाद क्रोमियम के बाद लें अगर देखें, कोबाल्ट, कोबाल्ट लेंगे। एक पीछे एक दिन मैंने आपको समस्थानिक पढ़ाए थे, आइसोटोप्स पढ़ाए थे, और आइसोटोप में कोबाल्ट 60 का जिक्र आया था वहां। अब धीरे धीरे जो ये सारी नॉलेज है ना, ये एक जगह मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट होने के समय आएगी ना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कौन? कोबाल्ट 16 कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है सर, यहाँ से आगे चलेंगे। पहले बताया था इसको, पहले बताया था कोबाल्ट, एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ कोबाल्ट को। फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो मिलेगा टंगस्टन, वाल्फोम बोलते हैं। ठीक है जी। टंगस्टन, वैसे इसका टेक्निकल नेम तो वाल्फोम है, इसीलिए इसको डब्लू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन वैसे इसको टंगस्टन लिखते हैं, टंगस्टन लिखते हैं। ये क्यों जाना जाता है? ये जाना जाता है सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गलता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो? तो इसीलिए तुमने देखा है ना कि भाई वो इलेक्ट्रिक, हम अपने बल्ब में टंगस्टन का तार यूज करते हैं, ऐसा तुमने सुना होगा, बचपन से हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं। 1 नंबर पे हाइड्रोजन एंड सेकंड नंबर पे हीलियम गैस एटमॉस्फेयर में। हाँ तो ठीक तो कह रहा हूँ पारुल, मैं कब गलत कह रहा हूँ? ठीक तो कह रहा हूँ, वेल फॉर्म। तो इसका गलनांक सर्वाधिक होता है, गलनांक होता है जिस पर कोई धातु गल जाए, जिस पर कोई धातु मेटल गल जाती है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट।
भाई एक चीज रह गई है उसमें, टाइटेनियम में, बहुत खास है, वो एनसीईआरटी में लिखी है इसलिए खास है। रूटाइल और इल्मेनाइट, इसको लिखना जरा भाई। रूटाइल और इल्मेनाइट, दिमाग में चल रहा था कि कुछ रहा है। इसके अयस्क हैं, अयस्क मतलब और, जिससे इसे निकाला जाता है, और है। दो अयस्क हैं, एक का नाम है रूटाइल, और रूटाइल, RUTILE, रूटाइल, और दूसरा है इल्मेनाइट। बहुत देर से मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ, इल्मेनाइट, ये बहुत खास है। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है इसलिए बहुत खास हो गई है ना। लिखा क्या भाई ये बात? ऐसा तो नहीं तुम्हारा नोट्स ऊपर नीचे हो जाएगा? थोड़ा कहीं किनारे पे लिख लेना यार। टाइटेनियम में ये खास बात है, इसका अयस्क होता है, अयस्क जिससे निकालते हैं, है ना। तो रूटाइल है, इल्मेनाइट है। अच्छा जी, कहाँ पहुंच गए थे? कोबाल्ट हो गया था, टंगस्टन हो गया। गलनांक इसका, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए सर, फिर लेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम। नोट्स ढंग से बना रहे हो कि नहीं? एक बार ढंग से नोट्स बना लेना, एक बार ढंग से नोट्स बना लेना, बहुत काम आएगा भाई। फिर छोड़ देना केमिस्ट्री को। अच्छा, फिर बस अपना जो भी कुछ सवाल मिलेंगे मॉक वॉक में, जो सवाल मिलते रहे वो बताऊंगा जब खत्म हो जाएगा, तभी बताऊंगा बात, कैसे इसको जिंदा रखना है। जंग रोधी है, जंग रोधी मतलब रस्ट रेजिस्टेंस है, जंग नहीं लगता है। प्लेटिना गाड़ी आती ना, प्लेटिना गाड़ी, तो प्लेटिना गाड़ी वो चांदी जैसी चमकदार, प्लेटिनम का मतलब होता है जो चांदी जैसा चमकदार हो। तो आजकल जो थोड़ा पैसे वाले लोग हैं आप लोगों की तरह, वो प्लेटिनम की ज्वेलरी देते हैं, सोने से भी ऊपर प्लेटिनम, तो आभूषण बनाने में प्रयोग, आभूषण बनाने में। देखी होगी तुमने अंगूठी वगैरह किसी की, अपनी या किसी की, आभूषण बनाने में प्रयोग। बहुत खास है, बहुत खास है। तो इसे क्या कहेंगे? यूज इन ज्वेलरी, यूज इन ज्वेलरी। हाँ जी, वो भी था ये भी है, वो भी था ये भी हो सकता है भाई। ठीक है जी, फिर आते हैं, चलें आगे। कॉपर, तांबा, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं पर एक ही बात लिखो क्योंकि फिर आगे मिश्र धातु में पढ़ा दूंगा। तांबा के बारे में लिखो। हाँ ठीक है वंदना, बस एक ही बात लिखा रहे हैं। पहला, कि मानव द्वारा प्रयोग की गई, प्रयोग की गई पहली धातु बहुत खास है। हिस्ट्री में आपको, जब आप ये चालकोलिथिक एज पढ़ते हैं ना, ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं, 2 मिनट, ताम्र पाषाण काल में ही आपको पढ़ने को मिलता है राजस्थान के जगह कि राजस्थान से खेतड़ी से तांबा मिलता था, और वहाँ कई सारी जगह मिलती हैं। जैसे गणेश्वर एक वहाँ जगह है, तो गणेश्वर में, गणेश्वर में, ठीक है, ये बात एकदम गलत है। प्रज्वाल गोपाल राव, मैं आपको बहुत देर से कहना चाहता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर रिप्लाई ओनली गर्ल्स, आपसे निवेदन है प्लीज़ इस तरह की बात ना करें, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ इस तरह की बात। ठीक है मेरे भाई। तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु है, फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन,
यूज बाई ह्यूमन। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे। सिल्वर का है एजी अर्जेंटम कहते हैं सुमित, और गोल्ड का है ओरम। गोल्ड का है ओरम। ठीक है, बात ऐसी ही करें जो शोभा देती हो। और ह्यूमन है तो ह्यूमन को व्यक्ति ने, इंसान मतलब ईश्वर ने विवेक दिया है, तो कम से कम शोभामान बात करनी चाहिए, है ना। तो खैर जो भी है इतना तो आप संवेदनशील हैं ही। चलिए बच्चों, ये बात अब हम लोग कल की क्लास में हमारा क्या होगा। कल की क्लास में हम इससे आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, इससे आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम लोग धातु है धातु पर, है ना। चलिए हाँ, ये निंजा टेक्निक। हाँ वो मोहित भाई, यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है वो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। उस वहाँ उसी चैप्टर को वहीं लेंगे, जहाँ जो चीज़ पढ़ानी चाहिए उसको वहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, जय हिंद बोल के सर। एच जी तो पारे का है, ओम प्रकाश पारे का है। ठीक है, तो आर्गन मैक्सिमम कैसे हुई। आर्गन मैक्सिमम अक्रिय गैसों में हुई, अक्रिय गैसों में हुई भाई। रामचरण केमिस्ट्री की बुक आएगी या नहीं, उसके बारे में बताएंगे भाई, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो पूछ के ही बताएंगे ना। टेस्ट लेंगे, लेकिन एक बार ये जो पूरा है, जो चैप्टर चल रहा है इसके पीवाईक्यू पहले आपको कराऊंगा, और पीवाईक्यू कराने के बाद, पीवाईक्यू कराने के बाद तब आपको जो है आगे पढ़ाएंगे। 10 क्लास मैक्सिमम से 10 क्लासेस होंगी आपकी, मैक्सिमम 10 क्लासेस होंगी। हम लोग नोएडा से ही क्लास ले रहे हैं मुरारी भाई, और 10 क्लासेस में आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा मैक्सिमम, मैंने आर्गन तीसरा मैक्सिमम लिखवाया है ना। देखना, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कह रहा हूँ, अक्रिय गैस कह रहा हूँ, नोबेल गैस है। हाँ, सवाल करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलिए आज के लिए नमस्ते। खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत करिए। नमस्कार, आनंदित रहिए।